हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन बी को। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी। इस पेपर को कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या था। आपको एक पैराग्राफ दिया है और 3 पार्ट में क्वेश्चन दिए हैं आपको, है ना। चैप्टर नंबर ये है आपका सरफेस केमिस्ट्री से 5 से क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए उदाहरण को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। तो इसको पढ़ते हैं। चलो, कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटते हैं: वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में, जिसको परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं, एक दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहता है, जिसे परिक्षेपित माध्यम कहते हैं। कोलाइड को विभिन्न मापदंडों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया है। कोलाइडी विलयनों द्वारा विभिन्न गुण दर्शाए जाते हैं, जैसे टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युतकण संचलन एवं स्कंदन आदि। तो ये तो पैराग्राफ हो गया। इसको पढ़ के आपको नीचे वाले क्वेश्चनों के आंसर करने। खैर, हालांकि हमें आंसर उनमें तो मिलेगा नहीं जो ऊपर पढ़ा है अभी तक, अपन को तो इनका आंसर लिखना है। फर्स्ट है आपका द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइडों में कोई 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है वैद्युतकण संचलन को परिभाषित कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है, क्या होता है जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में से गमन करता है। 1 बाई 1 क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो पहला अंतर तो यह है कि परिक्षिप्त पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते ही कोलाइड बन जाते हैं। ऐसे किस्म होता है द्रव स्नेही कोलाइड में। अगर बात करें द्रव विरोधी कोलाइड की, तो इसके अंदर क्या होता है, इनको बनाने के लिए विशेष विधियां प्रयुक्त करनी पड़ती हैं, है ना। और द्रव स्नेही कोलाइड कैसे होते हैं, आपके उत्क्रमणीय होते हैं, और द्रव विरोधी कोलाइड कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय। तो ये सिंपल सा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वो है आपका विद्युत कण संचलन को परिभाषित कीजिए। विद्युत कण संचलन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का कैथोड अथवा एनोड की ओर गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। ये पूरी विधि है, ठीक है। बस इसमें तो अपन को उसने डेफिनेशन पूछी 1 नंबर में, तो बस इतना सा लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का कैथोड अथवा एनोड की ओर गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन था, क्या होता है जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में गमन करता है। तो देखिए, इसका आंसर है, जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। यह परिघटना आपकी क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जाम होता है कि आपका अगर कमरे के अंदर अंधेरा है और एक कोई सूर्य की किरण उसके अंदर जा रही है तो हमें वो दिखाई देती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिए गए उदाहरण को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुलक वाले चैप्टर से है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम लवण वाले साबुन वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, है ना। दूसरा है संश्लिष्ट अभिकर्मक, वह शोधन अभिकर्मक है जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु वास्तव में साबुन नहीं होते, अतः इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहा जाता है। तो इसमें अपवार्जक और साबुन की बात की है इसने, ठीक है। दूसरा है आपका अपमार्जक, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। अपमार्जकों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, ऋणायनी, धनायनी और अनायनी अभिकर्मक। ये पैराग्राफ था। और इसके बाद में 3 क्वेश्चन पूछे आपसे। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और दूसरा है धनायनिक अपमार्जक का कोई एक उदाहरण लिखो, ठीक है। और फिर है साबुनीकरण अभिक्रिया को कोई एक उदाहरण लिखकर उदाहरण सही समझाइए। चलिए, तो साबुन आपका कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता, इसका रीज़न देखते हैं। देखो, साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है क्योंकि
कठोर जल में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं, इसलिए सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर वे अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो साबुन है आपका वो इस जल के इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ क्या बन जाता है आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो बनता है वो कैसा होता है, अवक्षेप होता है, अघुलनशील होता है। इसलिए आपका जो साबुन है वो कठोर जल में क्या नहीं देगा, झाग नहीं देगा, एक अवक्षेप जैसा पदार्थ उसमें बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपन को धनायनिक अपमार्जक का एग्जाम्पल देना है इसमें। तो धनायनिक अपमार्जक का एग्जाम्पल हो गया आपका सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है और ये क्या है आपका ब्रोमाइड का आयन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है आपका ये स्टेरिक अम्ल का है ना, ग्लिसरल एस्टर। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई अपन ने, NaOH कास्टिक सोडा के साथ, 3 इसके मॉलिक्यूल लिए अपन ने। इधर बनेगा आपका रिएक्शन के बाद में सोडियम स्टेरेट जिसको अपन साबुन बोलेंगे, C17H35COONA। ठीक है, ये यहाँ से आपका क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ Na और Na अटैच होगा और इनके साथ क्या होगा आपका OH जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, ये वाला, इसको साबुन बोलेंगे, ये क्या है आपका ग्लिसरॉल। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। तो ये रिएक्शन हो गई, इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट है फिर बेंजिल क्लोराइड में हैलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकृत अवस्था लिखिए। 27 क्वेश्चन नंबर का ए क्वेश्चन है। बी पार्ट है द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। SN2 रिएक्शन की क्या बनानी है आपको, मैकेनिज्म, और इस बेंजिल क्लोराइड में हैलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकृत अवस्था बताएं। ये हो गया आपका बेंजिल क्लोराइड। इस वाले कार्बन की आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछिए CH2 वाले की, तो वो कितनी होगी sp3, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड बने हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 क्लोरीन के साथ और एक फिर से कार्बन के साथ, sp2 कार्बन। अभी आपको स्ट्रक्चर पता होगी तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, है ना। अब बात आती है SN2 मैकेनिज्म की, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये आपका क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड 1 डिग्री हैलाइड हो गया, ये आपका प्राथमिक हैलाइड है ना। SN2 रिएक्शन देता है अच्छे से। इसमें देखिए ये जो क्लोरीन है आपकी वो क्या है, निष्कासित नाभिक स्नेही है, जिसको हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं। ये यहाँ से क्या होगा, निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसको बोलेंगे अपन आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। SN2 रिएक्शन एक पद में कंप्लीट होती है आपकी, है ना। इसमें क्या होता है, ये बैक साइड से अटैक करता है और साथ के साथ ये निकलता है, तो ये जुड़ रहा होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, और क्लोरीन जो आपका क्या है निष्कासित नाभिक स्नेही है, ये साथ साथ निकल रहा होता है। इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, संक्रमण अवस्था आपकी स्थायी होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसमें से ये Cl तो निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ जाता है। इस तरह से इसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि ये जो Cl है वो नाभिक स्नेही की फॉर्म में ही निकलता है और नाभिक स्नेही जुड़ रहा है इसमें। तो यहाँ पर Cl- तो निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका Nu, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया इसके साथ, ये आपका क्या बन जाएगा, उत्पाद। तो ये सिंपल सी इसकी क्या थी आपकी, इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन सी कंप्लीट हो गया आपका, 3 क्वेश्चन थे उसके अंदर। सेक्शन डी देखते हैं, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है आपके, मेजर क्वेश्चन। चलिए, पहला है इसके अंदर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल को परिभाषित कीजिए, जो आपका हाफ लाइफ टाइम होता है, इसकी डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि और अनुषंगिता में कोई 2 अंतर लिखिए, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताना है। एक रिएक्शन है ए से बी, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.05 से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.03 कैपिटल M का मतलब होता है आपकी मोलरिटी, सांद्रता दे रखी है अपन को, रह जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए मिनट व सेकंड दोनों में।
इसके साथ अथवा में एक क्वेश्चन आया था, है ना, वो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो तीनों क्वेश्चन वो भी सिंपल थे और ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। अभिक्रिया के वेग, है ना, और विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जिसको वेग नियतांक भी बोलते हैं अपन, में विभेद कीजिए, इसमें अंतर बताना है। दूसरा आपका प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब वेग स्थिरांक का मान आपको 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड दे रखा है। तो ये भी रेट लॉस से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, इसकी बजाय ऊपर वाले सारे सिंपल हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट का आंसर देखते हैं पहले, चलिए, और अपन एक को डिस्कस करेंगे बाकी। पहला है अर्धायु काल को डेफिनेशन। अर्धायु काल क्या होता है? वह समय जिस पर कोई क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अर्धायु काल कहलाता है। यानी कि आपका जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता शुरू में A थी मान लो, है ना, तो उस सांद्रता को A/2 हाफ होने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, उसका अर्धायु काल। इसे जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? T½ से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपन का, कोटि और अनुसंगता में अंतर लिखिए। तो देखो कोटि क्या होती है? कोटि तो आपका एक प्रायोगिक पद है। कैसा है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको अपन देख के नहीं बता सकते। अगर आपकी जो रिएक्शन है वो कैसी है, एलिमेंट्री है, प्राथमिक अभिक्रिया है, तो ज़रूर हम कह सकते हैं। बट जो कोटि है आपकी वो क्या होती है? एक प्रायोगिक पद होता है। और जो अनुसंगता होती है वो कैसा होता है? एक सैद्धांतिक पद है। दूसरा है इसका मान, कोटि का जो मान है वो 0 हो सकता है, धनात्मक होता है, और ऋणात्मक हो सकता है, और भिन्नात्मक हो सकता है। लेकिन आपका जो अनुसंगता है उसका मान केवल धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे 0 नहीं हो सकता, धनात्मक पूर्णांक होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जनरली 1 2 3 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, है ना। और अगर इससे ज़्यादा है तो वो रिएक्शन प्रभावी नहीं होती है आपकी, क्योंकि उनके बीच में कॉल्यूजन सही ढंग से नहीं होती है, कॉल्यूजन इफेक्टिव नहीं होती, और कॉल्यूजन अगर इफेक्टिव है तो ही रिएक्शन प्रोसीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका न्यूमेरिकल्स, जिसमें आपको बोला था औसत वेग कैलकुलेट करने के लिए। औसत वेग क्या होता है आपका? ΔC/ΔT। अपन को T बराबर 0 पर क्या दे रखा था? इसको प्रारंभिक समय मान लेते हैं। अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या दे रखी है? C1 मान लेते हैं, इसको 0.05 कैपिटल M, है ना, मोल पर लीटर। और ये क्या है आपका? T2। 20 मिनट बाद कह रहा है कि अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता कितनी रह गई आपकी? 2.03 M मोल पर लीटर। औसत वेग कैलकुलेट करना है। औसत वेग क्या होता है? ΔC/ΔT। ΔC को क्या लिख सकते हैं? C2 - C1, और ΔT को लिख सकते हैं T2 - T1। अब अपन को पहले तो मिनट में निकाल लेते हैं, तो जो टाइम है वो मिनट में रखेंगे। सांद्रता में परिवर्तन C1 ये है, C2 ये है, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब क्योंकि अपन रिएक्टेंट की टर्म में निकाल रहे हैं इसलिए नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। तो ये नेगेटिव साइन तो उसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा कैसे होती है? पॉजिटिव होती है ना। तो चलिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या आएगा? 0.02/20 मिनट में ये मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.001 मोल पर लीटर पर मिनट। अगर आपको औसत वेग सेकंड में निकालना है तो अपन यहाँ पर टाइम किस में रखेंगे? सेकंड में। तो C1 - C2 की वैल्यू, C2 - C1 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? 0.02, और टाइम नीचे पर किस में रखेंगे? सेकंड में। तो 20 - 0 था, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1200। तो इसको सॉल्व करने के बाद में रिजल्ट जो आएगा आपका वो आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जो आपका वर्ग है 15 वाला, ठीक है, उनके तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। दूसरा है H2O एक द्रव है तथा H2S गैस है, क्यों? ये क्वेश्चन 11th क्लास में भी आता है, काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, अच्छा। उसके बाद में है C, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। NaOH दे रखा है आपको, ठंडा व तनु।
और कह रखा है Cl2 के साथ रिएक्शन करानी है। डी क्वेश्चन था आपका, इसमें चार पार्ट थे आपके। XeOF4 की संरचना बनाइए, और इसमें आपके लिए अथवा में भी क्वेश्चन आया था, वो है आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की संरचना सूत्र लिखिए। तृतीयक ब्यूटिल, एक मिनट, इसी में है अभी तो क्वेश्चन। जो अथवा में था आपका 29 का, वो क्या है, वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दूसरा था क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक क्यों होता है, ये रीजनेबल वाला क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। XeF4 की रिएक्शन O2F2 के साथ करा रहा है 143 केल्विन पर। और चौथा क्वेश्चन दिया है H3PO4 की संरचना बनाइए। तो पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, अपन पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है वो, है ना, होने को दोनों ही आसान है, लेकिन फर्स्ट ज़्यादा बढ़िया है। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या था, वर्ग 15 के जो है तत्व, उनका जो कॉमन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, NH2NP3। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल के अंदर, ठीक है। एन की वैल्यू जैसा आपका तत्व है वो होगा, जितना पीरियड नंबर है उसका, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, H2O में अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अतिरिक्त, है ना, H2S में नहीं होती। तो हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होने के कारण जल के अणुओं में आणविक संगठन उच्च हो जाता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो जो संगठन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अतः जल द्रव है, संगठन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब का मतलब, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल आपके पास पास आ जाएंगे। अगर पास पास आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित होने के कारण, अणु दूर दूर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसके अणु क्या होंगे, आपके दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, तो उस केस में आपकी ये क्या होगी, गैस होगी। नेक्स्ट है आपका NaOH की रिएक्शन कराई थी अपन ने Cl2 के साथ, ये कैसा था आपका, ठंडा था, है ना। तो अब देखो NaOH की दो कंडीशन में दो रिएक्शन होती हैं। इसमें पहला क्या पूछा आपसे, ठंडा व तनु, है ना। तो अगर ये ठंडा है, ये बात ध्यान रखनी है, तब तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, NaOCl प्लस H2O। लेकिन अगर ये क्या होता, गर्म होता, तो उसमें फिर आपका प्रोडक्ट कुछ और बनता। तो ये याद रखना है कि क्या दिया है आपको, ठंडा दिया है या फिर गर्म दिया है। XeOF4 की संरचना बनानी है, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर क्या होगा आपका, 4 फ्लोरीन तो इस तरह से आपकी निरक्षीय पोजीशन पर लगेंगे, और ये लगेगा आपका अक्षीय पोजीशन पर। ये स्ट्रक्चर हो गया आपकी XeOF4 की, है ना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का अपन का, वो है आइसोब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र दीजिए। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है अपन को आइसोब्यूटिल अल्कोहल की। क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। डाई एथिल ईथर की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करानी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए एवं उत्पाद ए व बी का नाम लिखिए। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन कराई है CCl4 के साथ और KOH के साथ। पहले ए बना और ए की रिएक्शन कराई CH3CO और आपका होल ट्वाइस O, है ना, एनाइडाइड के साथ। और ये आपका किसकी प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, और फिर बनता है आपका B। तो काफ़ी कॉमन रिएक्शन है ये। उसके बाद में आपका इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दिया था, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन था, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की वाष्प को एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए एवं उत्पाद ए तथा बी के नाम लिखिए। ये डाईएजोनियम साल्ट है आपका, इसकी रिएक्शन HOH के साथ करा रहे हैं, उबाल रहे हैं इसको, तो बनता है A। और फिर इसकी रिएक्शन Br2 वाटर के साथ करा रहे हैं, Br2 जल के ब्रोमीन जल के साथ, तो बन रहा है B। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला था वो वाला, उसका पहला पार्ट था आइसोब्यूटिल अल्कोहल का संरचना बनाना है अपन को। आइसोब्यूटिल अल्कोहल की संरचना क्या होगी, देखो ये वाला जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, आइसोब्यूटिल, है ना, सॉरी आइसो होता है ये वाला ग्रुप। अब इसमें 4 कार्बन है इसलिए ये ब्यूटिल हो जाएगा, आइसोब्यूटिल हो जाएगा पूरा, और ये आपका अल्कोहल वाला ग्रुप है, तो ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूर्य के प्रकाश
में क्लोरीन की अभिक्रिया डाईएथिल ईथर से कराने पर यह पर क्लोरो डाईएथिल ईथर बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डाईएथिल ईथर। इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। अब ये क्वेश्चन जिसको पता था, ये रिएक्शन जिसको थी याद, वो करके आएगा। बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो ऐसी है नहीं कि रूल के अकॉर्डिंग आप कर सको। जिसको ये रिएक्शन याद थी वो करेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसने अच्छे से बुक को पढ़ा है, जिसने बार बार रिवाइज किया है रजिस्टर को, थ्योरी नोट्स को या बुक को, जो भी है, उसको करने में इसको दिक्कत नहीं आई होगी। बाकी जिसको याद नहीं है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, है ना। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर भी एक जो बी पार्ट है वो भी ऐसा ही है। तो ये रिएक्शन जिसको याद थी उसने ज़रूर की होगी और अच्छे से की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी। इसके अंदर आपके क्या थे, 3 ही पार्ट थे। फिनोल की रिएक्शन अपन ने CCl4 और KOH के साथ कराई, बेस के साथ। कॉल्वे अभिक्रिया बोलते हैं इसको, कॉल्वे कार्बोक्सिलेशन। तो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, आपका COH जुड़ जाएगा। अगर ये CH Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म होता है तो फॉर्माइलेशन होता, फॉर्मेलीकरण। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होता है। चलिए फिलहाल तो ये बनेगा आपका, है ना। अगर इसकी रिएक्शन अम्लीय माध्यम में एस्टर के साथ, एनाहाइड्राइड के साथ कराएंगे, तो ये बनेगा आपका यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको अपन फिनोल के एप्लीकेशन में उपयोग में पढ़ते हैं। ये तो आपका एसिटिक एसिड बन गया, और साथ में बनता है आपका ये वाला कंपाउंड जिसको बोलते हैं अपन एस्प्रिन, है ना। काफ़ी जो दवाइयों में काम आती है एस्प्रिन, है ना, वो है ये। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है एस्प्रिन बनाने में, किसका, फिनोल का। तो ये काफ़ी जाना पहचाना आपका कंपाउंड बना है यहाँ पर एस्प्रिन। तो दोस्तों ये बात थी हमारे RBSc बोर्ड 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका हमने कंप्लीट क्या देखा, पेपर देखा, और उसका साथ साथ पूरा सॉल्यूशन देखा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 12, क्लास 11 से रिलेटेड अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।